हेलो 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 हेलो। सब लोग जुड़ गए। राम कुमार, गुड इवनिंग बच्चों। सचिन, ऋषि, राहुल, जय श्री राम। अच्छा, साकेत राज, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राज आर्या, अनीस एमबीबीएस, गुड इवनिंग। भोला, गुड इवनिंग। तो अब शुरू किया जाए। और जहां से हम लोग कल समाप्त किए थे, 35 ऑब्जेक्टिव कल किया था, आज उसके बाद 35 ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ बच्चे लोग का कॉल भी आया था कि सर थोड़ा फास्ट करिए ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो आज हम लोग फास्ट करेंगे। तो कल हम लोग क्वेश्चन 35 तक कर चुके थे। ये 35 में था Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये तो हमने कल कर लिया था। और आंसर क्या था इसका? और इसका आंसर कल बताया गया था कि आयरन, इसका परमाणु संख्या था 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तथा
आर्गन 4s2 और 3d6 था। लेकिन ये आयरन का था, हमें चाहिए था आयरन 2+। तो 2+ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये आयरन पर आ जाएगा 2 चार्ज, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन और 4s0 और 3d6। अब देखिए यहां डी में कक्षकों की संख्या, आप चूंकि जानते हैं कि कक्षक की संख्या था 5, तो इस 5 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन को भरना था, तो सभी में एक एक भरा, यहां 2 भरा गया। अब इस स्थिति में आप देखिए कि ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो 4 था। तो 35 का ऑप्शन ए था करेक्ट। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 35 के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करा K3FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में जो सेंट्रल मेटल है वो आयरन है। इसमें जो सेंट्रल मेटल है वो आयरन है और उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो मान लो कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जो है आयरन है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर को मान लिया हम लोगों ने x। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x मान लिए। तो बाकी जो है क्वेश्चन वो क्या कर रहा था कि K3 और Fe और CN6, तो पोटेशियम ये पहला ग्रुप का तत्व है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और चूंकि 3 है तो +1 × 3 कर देंगे और प्लस सभी को जोड़ते जाएंगे क्योंकि ये पूरा एक प्रकार एक कंपाउंड है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि हमने x माना है तो ये आयरन का x हो गया, और फिर साइनाइड का होता है -1 और लेकिन 6 गो है तो -1 × 6, और चूंकि ये पूरा कंपाउंड है और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, इसलिए सभी का योग हो जाएगा 0। तो आप यहां पे अब देख सबको कैलकुलेट कर लीजिए। तो +1 × 3 +3 और यहां +x -6 बराबर 0। तो इस तरह से आप यहां पे देखिए कि x जो है x -3 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। तो इस तरह से K3FeCN6 में आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हो गया +3। तो 36 का ऑप्शन सी, 36 का ऑप्शन सी। कोई अगर समस्या हो तो बोलने का रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, सभी लिगेंड्स है, चलिए आप लोग बताइए। चलिए आप लोग बताइए। कोई नहीं बता रहे हैं। अच्छा, लुइस वेस, भोला, आदि गेमर, छोटू कट वी। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखें लिगेंड्स, ये लिगेंड्स आप लिगेंड्स पढ़े थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे
अगर हम एक एग्जांपल देते हैं K4 Fe और CN6, ये K4 Fe CN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें ये और इंद्रिय धातु से जो 6 की संख्या में जुड़ा हुआ है यही है लिगेंड्स, यही है लिगेंड्स। और ध्यान रहे ये जो लिगेंड्स जो होता है कि लिगेंड्स वैसा अणु परमाणु या आयन जिसमें कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो, जिसमें कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित रहता है उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। ये साइनाइड है और ये एक दंतुर लिगेंड्स है, मतलब एक लोन पेयर को ये डोनेट करेगा, दान करेगा। तो चूंकि ये एक साइनाइड एक लोन पेयर को डोनेट करेगा तो 6 साइनाइड 6 लोन पेयर को डोनेट करेगा, अर्थात यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते थे। तो चूंकि यहां पे ये लोन पेयर का पार्शियल डोनेशन कर रहा है, तो आप लोग को बताया गया था क्लास में भी कि वैसी रासायनिक जाति जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता हो वो लेविस एसिड होता है और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है। तो आपने देखा कि ये जो लिगेंड्स है वो लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो जब लोन पेयर को डोनेट कर रहा है अर्थात ये लेविस बेस है। तो हो ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जटिल आयन NiCN4 पे पावर 2 माइनस है दिया हुआ, पर 2 माइनस है की संरचना क्या है, ये दिया हुआ है और कह रहा है इसकी संरचना। हम इसकी संरचना देखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि संरचना को कैलकुलेट करने के लिए, संरचना को डिटरमाइन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से हम लोग उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसका ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसकी संरचना बना सकते हैं, शेप बता सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लिया जाए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है यह हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रहे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकता है। लेकिन अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग होगा और अगर dsp2 है तो उसके लिए कुछ अलग होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उसकी जो आकृति होगी वो टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय होता है। जबकि अगर dsp2 है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। जबकि अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 भी हो सकता है। और उस स्थिति में इसका जो आकृति होती है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान रहेगा तो यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन को करें। अगर किन्हीं को लिखना है तो जल्दी से लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। वही क्वेश्चन अभी। अब देखिए क्वेश्चन था NiCN4 और इस पे था 2 माइनस, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें सेंट्रल मेटल बताइए कि सेंट्रल मेटल कौन है।
इसमें जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु निकेल है, केंद्रीय धातु निकेल है। तो अब इस निकेल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए आप। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम। तो देखिए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर को मान लिया X प्लस, साइनाइड का होता है -1 और चूंकि 4 है तो -1 गुने 4 और बराबर। ऐसे भी तक कंपाउंड होता था तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता था, लेकिन यहां पर क्या है कि आयन है, तो आयन पे जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो आयन पे चार्ज -2 है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं इसको, तो x - 4 बराबर -2। तो यहां से निकल के आ गया कि x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। अब एक चीज और देखिए कि यहां लिगेंड क्या है, यहां लिगेंड्स क्या है। तो यहां जो लिगेंड्स है वो साइनाइड है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइनाइड होता था वो एक दंतुर लिगेंड है। ये जो साइनाइड है वो कैसा है, एक दंतुर लिगेंड्स है। और जब एक दंतुर है मतलब इसमें एक दाता परमाणु है, एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो चूंकि देखिए यहां पर ये CN4 था, तो एक साइनाइड एक दंतुर है, मतलब एक साइनाइड एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो 4 साइनाइड 4 लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहां पे टोटल जो लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है वो 4 है। और चूंकि एक चीज और ध्यान रखना कि जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आगे इसका पेयर्ड अप होगा। आगे ये जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे तो उस स्थिति में ये पेयर्ड अप होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो चलिए अब निकेल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो निकेल का परमाणु संख्या होता है 28G। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन और 4s2 और 3d8। लेकिन ये तो निकेल का हुआ, हमें चाहिए निकेल 2+ का। तो निकेल 2+ कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया जी तो निकेल पर 2 चार्ज आ गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आर्गन आर्गन, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s0 और 3d8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्गन है और एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3d को पहले लिख दिया, उसके बाद 4s, और इसके बाद इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके बाद होता तो p में होता, लेकिन है नहीं, ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए इस d में कक्षक की संख्या होती है 5, तो इस d में कक्षक की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, और यहां s में कक्षक की संख्या 1, इधर p में कक्षक की संख्या है 3। अब यहां पे टोटल लोन पेयर कितना था, 4, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉन कितना भरना, 8। देखिए इलेक्ट्रॉन 8 को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन चूंकि बताया था कि यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यह पेयर्ड अप हो जाएगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल है वो अब सिंगल नहीं रहेगा बल्कि यहां जोड़ा लग जाएगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाके जोड़ा लग गया तो वो खाली हो गया। तो अब ये खाली हो गया। अब इसमें देखिए कि ये 4 को लोन पेयर था, ये चारों लोन पेयर को भरेंगे, 1 2 3 और 4 लोन पेयर को भर दिया। तो ये लोन पेयर कहां कहां भराया, तो देखिए एगो डी में भराया और एगो एस में भराया और 2 गो पी में भराया। तो इसका प्रसंकरण क्या हो गया, DsP2। और जब प्रसंकरण DsP2 हो तो उसका जो आकृति होती है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए अब कहां ऑप्शन सही है, स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन सी। ये जो स्क्वायर प्लेनर है वो ऑप्शन सी है, वर्ग तलीय जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जटिल आयन की जो संरचना है NiCN4 पर 2 माइनस जो दिया हुआ है उसका संरचना दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विटामिन B12 में रहता है। देखिए, हो सकता है जैसे ये बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी की है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल सेट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए। इसलिए कम से कम ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन सब अच्छा दिया हुआ है इसमें। चलिए देखिए, विटामिन B12 में रहता है। भाई साहब, विटामिन B12 ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्वेश्चन है, तो ध्यान है विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट, विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। विटामिन B12 जो है वो किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? कोबाल्ट का। देखिए, ऐसे आप ध्यान रखिए कि जो मानव रक्त है, उस मानव रक्त में जो हेमोग्लोबिन है, मानव रक्त में जो हेमोग्लोबिन उपस्थित है, ये हेमोग्लोबिन लोहे का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और उसके बाद ये जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, जो पौधे जो है वो हरा होता है, वो क्लोरोफिल के कारण। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगला है एक चीज और अभी जो बताया गया, विटामिन B12। तो ध्यान रहे कि विटामिन B12 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट का। देखो भाई, तो ये तीन में से तो पक्का एक बिहार बोर्ड में रहने वाला है इस बार 2024 में। या तो हेमोग्लोबिन पूछ दे, या क्लोरोफिल पूछ दे, या विटामिन B12 पूछ दे। ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हेमोग्लोबिन लोहे का है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का, विटामिन B12 कोबाल्ट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पता निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है? चलिए बताइए, नंबर 40। डी, गुड। चले देखें, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। जैसे कार्बन, और इधर से क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, ये सिमेट्रिकल है। इस कारण से इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। जो भी सिमेट्रिकल है, जैसे ये हो गया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड था। इसी प्रकार से कार्बन टेट्रा अगर ब्रोमाइड होता तो इसका भी जो डायपोल मोमेंट था वो भी 0 था। या मान ली, इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन है उन सभी का डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो 40 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैम डाई हेलाइड है? कौन जैम डाई हेलाइड है? तो भाई साहब आपको बताया गया जैम डाई हेलाइड। ये जैम डाई हेलाइड समझते हैं? ये जैम डाई हेलाइड का मतलब समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैम डाई हेलाइड, डाई मतलब 2, हेलाइड मतलब हेलोजन, मतलब 2 हेलोजन है। इसमें 2 हेलोजन है, पर दोनों हेलोजन सेम कार्बन से अटैच्ड हो तो उसको हम लोग कहते हैं जैम डाई हेलाइड। ध्यान रहे, बोथ हेलोजन एटम, both halogen atom attached on same carbon। जब सेम कार्बन पर जुड़ा हो तो उसको हम लोग कहते हैं जैम डाई हेलाइड। तो जैसे देखिए, ऑप्शन देखते हैं। तो
लेते हैं ऑप्शन। पहला है CH3 CHBr2। देखिए ये कार्बन है, फिर यहां एक कार्बन है, और इस कार्बन यहां देखिए 3 हाइड्रोजन है और यहां एक हाइड्रोजन, बाकी 2 हाथ खाली है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। अब इस तरह से आप देखिए कि यहां पर ये जो कार्बन है, इस सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रहे, यही बात बताया गया था कि जब हाइड्रोजन परमाणु सेम कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैम डाइहेलाइड। तो ऑप्शन ए जो है वो जैम डाइहेलाइड का उदाहरण है। तो 41 का ए। अब 42 कहता है निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है। चलिए बताइए 42 का, चलिए सब लोग बताइए। ये 3 कार्बन का प्रोपेन और दूसरा कार्बन पर अल्कोहल, यह है प्रोपेनॉल, और इसी प्रोपेनॉल से बनता है क्लोरोफॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद। तैतालीस कहता एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है। एल्किल हैलाइड का उपयोग किसे बनाने में होता है, तो बताइए। रितिका सिंह, सचिन चौहान, अंकित कुमार, इंदल केवट, क्या इंदल? सभी का डी, गुड। एल्किल हैलाइड, ध्यान रहे ये जो एल्किल हैलाइड है वो, ये एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल हम लोग एल्केन बनाने में भी करते हैं, एल्किल हैलाइड के इस्तेमाल से हम लोग एल्कीन भी बना सकते हैं, और एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल से हम लोग अल्कोहल भी बनाते हैं। तो एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल हम लोग इनमें से सभी का निर्माण, अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल, सभी का निर्माण करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, चलिए बनाइए। कहता है निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए भाई साहब, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो जुड़ा हो 2 डिग्री कार्बन से। तो देखिए 2 डिग्री कार्बन कहाँ है, तो 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से वही होता है 2 डिग्री। तो देखिए कहाँ है ये, तो यहां देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है वो किसी एक से जुड़ा है। यहां देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है। अनाज अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल,
लास्ट में बताया गया था ग्रेन अल्कोहल। ये मेथेनॉल जो है ये लकड़ी से प्राप्त होता था, और ये जो एथिल अल्कोहल है जिसको हम लोग लिटिल अमाउंट में ले सकते हैं, ये अनाज से बनता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। तो 45 का बी, तो 45 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन अल्केन बना सकता है। चलिए बनाइए। 46 का कौन है जो, चलिए अब बताइए। ग्रीनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर कौन अल्केन बना सकता है। देखिए ग्रीनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर अल्कोहल जो है, ध्यान रहे, अल्कोहल जो है वो ये ग्रीनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर अल्केन बना सकता है। जैसे देखिए इस तरह से CH3 CH2OH है, और जब इसकी अभिक्रिया ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ, तब RMgX जब इसके साथ कराया जाए तो इस तरह से ये R और H एक साथ जुड़ जाएगा, और जो बाकी बचा CH3 CH2OMgX और साथ में RH, यही तो है अल्केन। तो इस तरह से ध्यान रहे, ग्रीनार्ड अभिकर्मक जो है वो अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा तो अल्केन का निर्माण करेगा। तो 46 का ए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया ये दिया हुआ है, और ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया है। ये रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया है। ये आपको एल्डिहाइड निर्माण की विधि में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रहे, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एक अम्ल, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करने से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, अर्थात एक अम्ल प्राप्त होता है। तो 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहता निम्नलिखित में कौन कनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो भाई साहब आपको बताया गया था कनिजारो अभिक्रिया के बारे में, चलिए बताइए। रितिका सिंह, रवि कुमार प्रजापति, विकास गिल, सचिन चौहान, राहुल सिंह, राहुल किंग, मुस्कान चौहान, भोला कुमार, मैथ लवर, अच्छा मैथ लवर गोलू है, सचिन चौहान, पलक, मोटिवेशनल पॉइंट कह रहा है कि कौन खनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। डी आ रहा है क्या इन लोगों का, गलत है भाई। आपको बताया गया था खनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। तो अगर खनिजारो अभिक्रिया की बात करें हम, तो कहता है खनिजारो अभिक्रिया वही, ध्यान रहे, खनिजारो अभिक्रिया में वही भाग लेता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 होता है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है वो खनिजारो में भाग नहीं लेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है वो खनिजारो में भाग नहीं लेगा। देखिए हाइड्रोजन कहां कहां 0 है, तो कहता है अल्फा हाइड्रोजन ट्राई मेथिल एस्टल्डिहाइड, इसमें भी है अल्फा हाइड्रोजन 0, बेंजल डिहाइड इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0, फॉर्मल डिहाइड इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0। जैसे देखिए फॉर्मल डिहाइड क्या है, HCHO। अब बताइए ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और इससे जो जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन है ये नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन 0 है।
यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, मतलब ये तीनों ऑप्शन ए, सी और डी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब ये कनुजारों में भाग लेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कनिजारों में भाग नहीं लेता है, तो कहता है एस्टल्डिहाइड। देखिए एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3 और C डबल बॉन्ड के साथ O और H। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये 3 गो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता था। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन बी है ये एस्टल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग लेगा, अर्थात ये कनिजारों में भाग नहीं लेगा। ध्यान रहे, हु इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। इसमें अल्फा रहता है वो कनिजारों में भाग नहीं लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किससे अभिक्रिया करके अमोनिया, किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? चलिए बताइए, किसकी अभिक्रिया कराई जाए अमोनिया से, किसकी अभिक्रिया कराई जाए अमोनिया से? किसकी अभिक्रिया कराई जाए अमोनिया से, तब जाकर के हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है? चले बताइए। पचास का क्वेश्चन नंबर 50, चलिए बताइए। मुस्कान, गणेश, ये देखिए आंसर बहुत कम लोग का आ रहा है। चलिए देखें, ध्यान रहे, ऑप्शन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है। कहता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसकी अभिक्रिया यदि हम अमोनिया से कराते हैं, तो जब अमोनिया से कराएंगे तब हमको प्राप्त होगा यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है, और यूरोट्रोपिन का नाम मेथेनअमीन भी है, मेथेनअमीन। यूरोट्रोपिन इसको मेथेमाइन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है ये मूत्र एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम अमोनिया से कराते हैं तो हु इज करेक्ट? फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, चलिए सब लोग बताइए जल्दी से। सचिन, चलिए देखिए ईस्टर में क्या था। हाँ, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हाँ, तो छोटा आर हो गया, छोटा अगले। क्वेश्चन नंबर 51 था ना, कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? चलिए देखिए, तो ईस्टर के लिए क्या है, इस तरह से रहता है, ये है ईस्टर। तो देखिए कहां है, ये हाथ खाली, यहां भी आर, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। किसके द्वारा जाएगा? तो ऑप्शन डी 52 का 52 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है कि जो फॉर्मिक एसिड है, यदि आप फॉर्मिक एसिड को ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन यदि आप फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं करेगा। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? देखिए सभी, पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है एसेटिक एसिड CH3 और COO और H इस तरह का है। यहां देखिए कि ये तीन तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा, फिर यहां देखिए कि एक क्लोरीन जुड़ गया है, यहां देखिए 2 क्लोरीन जुड़ा है, यहां देखिए 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहां हैलोजन की उपस्थिति अर्थात इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला यहां पे ग्रुप हुआ है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जब लगा है तो कहता है इसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगा। जिसमें हैलोजन की संख्या सबसे ज्यादा उसका अम्लीयता सबसे ज्यादा। तो 53 का डी। तो 53 का डी हो गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह जुड़ा हुआ है, यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह उपस्थित है, इसलिए यहां पर देखिए 1 क्लोरीन, यहां 2 क्लोरीन, यहां 3 क्लोरीन, ध्यान रहे यहां 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका जो अम्लीयता है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में कौन सबल अबकारक है? बताइए कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताइए, कौन इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का। सुजल कुमार, नमस्कार भाई। डी नहीं, गलत। मेथेनोइक एसिड 54 का सी। सबल अबकारक जो है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो मेथेनोइक एसिड होता है, HCOOH, यही है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अभिकृत किया जाता है? तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। 55 का ए। तो 55 का ए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अमीन है? चलिए बताइए, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जितेंद्र, नंदनी राम, रामकृपाल सिंह यादव, डी।
चलिए देखिए क्या है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन समझ रहे हैं, मतलब देखिए एमीन क्या था, NH2, ये था NH2, ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में N और यहां दो बॉन्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो यहां देखिए ये हो गया 2 डिग्री अमीन, यहां N जो है वो दो अन्य एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा, तो NH और दोनों तरफ से R, एल्किल ग्रुप। तो ऑप्शन ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन और ये है 3 डिग्री अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल आइसोसाइनाइड का अणुसूत्र, चलिए बताइए, सिंपल क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनाइड, देखिए एक होता है साइनाइड, तो वो है साइनाइड। ये देखिए NCO, ये आइसोसाइनाइड है, CH3CNO, CH3NCO, CH3NCO, ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 57 का A, CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कहता है निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी अमीन बनता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 58, 58, किसके जलांशन से प्राइमरी अमीन बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड के जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है। तो 58 का D। क्वेश्चन नंबर 59, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण। एमीन, एमीन समझ रहे हैं, ये यही है एमीन, 5वां ग्रुप का सदस्य है, लोन पेयर है और ये 3 गो सिग्मा बॉन्ड। तो जोड़ दीजिएगा तो जो क्या आ जाएगा, संकरण हो गया sp3। तो 59 का C। चलिए सही है सब लोग का। विकास गिल गलत है भाई, भी तुम बता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 60, के जलांशन से प्राप्त होता है, सब आपको पता है, C12 H22 O11, और इसको जब जलांशन किया जाए, मतलब जल में घोला जाए, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ये एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। तो इज करेक्ट। देखिए कहां है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, बताइए। 60 का पहला है सिर्फ ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं गैलकोटोस, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन C, 60 का C। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 अब समाप्त होने को है। एस्कॉर्बिक एसिड है, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड है, बताइए भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन। साक्षी महतो, संकेत राजकुमार, नंदिनी राम। चलिए देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है भाई साहब। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
और ये जो विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। वैसा बताया गया था। विटामिन दो प्रकार के हैं, एक है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। एक है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील था, जबकि जो बचा हुआ बाकी विटामिन था जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक विटामिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और ये जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन जो है वो सेल के आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है? सिंपल क्वेश्चन, आनुवांशिक चरित्र को कौन दर्शाता है? चलिए बताइए आप लोग। डीएनए, गोलू, डीएनए बिल्कुल सही। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो है वो आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता था, जबकि आरएनए जो होता था वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता था। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है साबुन है, साबुन जो था वो सोडियम या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का ये वसा अम्ल का लवण है। हाइयर फैटी एसिड था, उच्च वसा अम्ल का लवण था ये। तो 63 का सी, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो भाई प्राकृतिक बहुलक देखो, गुना एस, पॉलीथीन, बैकेलाइट ये सब तो मानव निर्मित है, प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह बहुलक का उदाहरण है। देखिए आपको बताया गया था बहुलक, बहुलक में बताया गया था कि जो एडिशन पॉलीमर होते थे और एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता था, उसी प्रकार से और भी बांटा गया था, एक होमोपॉलीमर, एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होता था, और कोपॉलीमर जिसमें अलग अलग प्रकार का मोनोमर उपस्थित रहता था। तो इसमें देखिए कि कौन कौन जो है वो कोपॉलीमर है। तो देखिए नायलॉन 66, इसमें दो प्रकार का मोनोमर है, एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक है एडिपिक एसिड। तो नायलॉन 66 जो है वो सह बहुलक का उदाहरण अर्थात कोपॉलीमर का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन बहुलीकरण का प्रोडक्ट है, कौन है जो संघनन बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? तो नायलॉन 66, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। ध्यान रहे ये नायलॉन 6 जो है, नायलॉन 66 जो है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसमें दो प्रकार का मोनोमर होता था, एक था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा था एडिपिक एसिड। तो ये दो प्रकार के मोनोमर के मिलने से बनता है, और यहां से जल बाहर निकलता था, तब प्राप्त होती थी नायलॉन 66। तो ये नायलॉन 66 जो है वो संघनन बहुलीकरण का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसका प्रयोग एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक वैसा रासायनिक जाति जो बुखार में काम आता है, मनुष्य के शरीर के तापमान को कम करता है। तो बुखार में कौन काम आता है? तो पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल जो है वो बुखार में काम आता है। तो 67 का ये हो गया। देखिए ये जो क्लोरोक्विन है ये मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होता है, ये मलेरिया के इलाज में। और ये क्लोरोमफेनिकॉल जो है वो एक एंटीबायोटिक है, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक है टाइफाइड के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है कि टाइफाइड के इलाज के लिए तो अभी बताया गया था क्लोरामफेनिकॉल, तो 68 का बी। नेक्स्ट 69 कहता है भोपाल हादसे में से जो विषैली गैस निकली थी वो क्या है? ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, गैस ट्रेजेडी हुआ था, वहां पे बहुत सारे लोग का मृत्यु हो गया था। तो बताइए कि भोपाल हादसे में कौन सा गैस का वहां से इवॉल्व हुआ था, कौन सा गैस वहां निकला था जिसके कारण इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया था? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, इसके बारे में आप बताइए। इंदल के बट बी, बिल्कुल सही, मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसमें जो गैस जो निकला था वो मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC, ये होता है फॉर्मूला उसका, CH3NCO। नेक्स्ट गैमेक्सिन है, अरे वो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और Cl6, यही है गैमेक्सिन। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये 70 ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अब आप लोग बताइए कि सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कराना पड़ेगा मॉडल सेट का। जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग, कमेंट करिए कि जो इसके बाद का जो सब्जेक्टिव है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसे सब्जेक्टिव में कुछ है नहीं, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय, 10 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है धातुई ठोस क्या है? मेटालिक सॉलिड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैथ लवर, ऑर्गेनिक गैस क्वेश्चन, ओके। रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर रोशन ऑफिशियल नॉर्मल है सर। चलिए, तो इस तरह से मॉडल सेट का 70 ऑब्जेक्टिव हो गया, और इसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं, और इसका जो सब्जेक्टिव है उसका भी देख लेते हैं, और कुछ लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करना है। चलिए ठीक है, हम उसको भी कराते हैं। ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, कल भी हम लोग लाइव आएंगे, तो कल भी हम कराते हैं क्वेश्चन। कल जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या क्या कहते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम सॉल्व कराते हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शुभ रात्रि।